रामपुर नाम के गांव में एक बहुत बड़ी सुनार की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था रामलाल। रामलाल बहुत ही चालाक और लालची सुनार था। रामलाल तो लालची था ही, लेकिन उसकी बीवी पार्वती भी लालच में उससे कम नहीं थी। फिर एक दिन अरे रामलाल, तुम तो आज काम में बहुत ही ज्यादा व्यस्त लग रहे हो। लगता है तुम्हारी दुकान में काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। अरे नहीं नहीं चवन्नी लाल जी, मैं तो बस आपकी ही जी हाजूरी में लगा रहता हूँ। बताइए क्या काम था? और वैसे आपने आज इस छोटी सी दुकान में आने की तकलीफ क्यों की? मुझे ही बुलवा लेते, मैं ही अपनी यह पूरी दुकान लेकर आपके घर आ जाता। अरे रामलाल, तुम भी कैसी बातें करते हो? यह तुम्हारी दुकान आसपास के सभी सुनारों से बड़ी है, और वैसे भी मुझे नहीं बल्कि तुम्हारी पार्वती को तुमसे काम था, तो सोचा कि तुम्हारी दुकान में आया जाए। हाँ हाँ चवन्नी लाल जी, यह तो आपने वैसे बहुत अच्छा किया। वैसे भाभी जी को मुझसे क्या काम? अरे रामलाल भाई साहब, मुझे इस बार एक बहुत भारी और सबसे अच्छा सोने का हार बनवाना है। वह क्या कहते हैं? यून यून अच्छा यूनिक। अच्छा यूनिक। हाँ हाँ सही पकड़े, यूनिक। अरे भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सबसे यूनिक हार बना कर दूंगा। लेकिन हाँ रामलाल, सोने के हार में ज्यादा सोने का इस्तेमाल करना। हार बिल्कुल मेरी ही तरह भारी होना चाहिए। हाँ जी जी जरूर भाभी जी, जैसा आपको चाहिए मैं वैसा ही एकदम भारी और यूनिक सोने का हार आपको बना कर दूंगा। रात को जब रामलाल अपने घर जाता है तो उसकी बीवी पार्वती उससे बोलती है, अरे ए जी, आप आ गए? नहीं भाग्यवान, मैं तो अभी दुकान पर हूँ। यहाँ तो यह मेरा भूत बैठा है। ओहो, आप ही ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। अब तुम सवाल उल्टे पूछोगे तो फिर मुझे गुस्सा तो आएगा ना। अच्छा वो सब छोड़िए, आप मुझे यह बताइए। हाँ हाँ पूछो, अब तुम्हें क्या पूछना है मुझसे? अरे वो चवन्नी लाल और उसकी औरत आपके यहाँ दुकान में क्या करने आए थे? उन्हें कुछ काम होगा, तभी तो वे मेरे पास आई। घूमने को तो आए नहीं होंगे। मेरा मतलब वो आपकी दुकान में क्या करने आए थे? हाँ, वो पार्वती को एक बहुत भारी सोने का हार बनवाना है, बस इसलिए वह दोनों दुकान में ऑर्डर देने आए थे। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? तुमने दुकान में कैमरा लगवा रखा है क्या? अजी नहीं नहीं, वो तो मैं बाजार गई थी सब्जियां लेने, बस मैंने उन दोनों को आपकी दुकान में देखा। तो क्या अब तुमने मेरी दुकान में ताका झांकी करनी भी शुरू कर दी? अजी आप भी ना, देखो मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। अच्छा चलिए ये सब छोड़िए, बताइए कि पार्वती ने कैसा सोने का हार बनाने का ऑर्डर दिया आपको? हाँ, वो पार्वती जी ने बोला है कि उनको एकदम भारी सोने का हार चाहिए, वो भी सबसे यूनिक। क्या सोने का हार, वो भी यूनिक? अजी मैं क्या कहूँ, आप भी मेरे लिए एक यूनिक सोने का हार बना दीजिए। आपको पता है ना सोने का हार पहनने का मुझे कितना शौक है। तुम्हें पता भी है वो सोने का हार कितना महंगा बनता है और उसमें कितना सोना लगेगा? तुम्हें यह सब थोड़ी पता है। वो तो सेठ पैसे वाला है, और पार्वती को देखा है तुमने, एकदम गुलाब का फूल दिखती है। वह क्या कहा? तुमने कहा कि पार्वती गुलाब का फूल है, तो मैं क्या हूँ फिर? अरे अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मेरी बातों को सच समझ बैठी। सच बोल रहे हो ना कि तुम मजाक कर रहे हो? अरे हाँ हाँ मेरी फूलमती, मैं तो तुझसे मजा कर रहा था। हे भगवान, आज तो मैं मरते मरते बचा हूं। अगर मैंने झूठ नहीं बोला होता तो यह भाग्यवान तो आज मुझे टपका ही देती। अब तुम क्या सोच में पड़ गए? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, मैं तो यह सोच रहा था कि पार्वती के हार का कैसा डिजाइन बनाऊं। पार्वती के हार के साथ साथ मेरे सोने के हार का डिजाइन भी सोच लेना। अरे भाग्यवान, सोने का हार बनाने के लिए बहुत सारा सोना चाहिए। ओहो, तुम भी ना एकदम भोले हो। तुम पार्वती का हार मिलावट करके बना देना, बाकी जो आधा सोना होगा वो मेरे हार में लगा देना। मैं कौन सा तुमसे कह रही हूँ कि तुम अलग से पैसे लगाओ। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मैं उस पार्वती के हार में आधा सोना और आधा मिलावट कर दूंगा। वैसे भाग्यवान, तुम्हारे दिमाग की तो दांत देनी पड़ेगी, बहुत होशियार हो तुम। तो ये तो मैं बचपन से ही हूँ, लेकिन मैंने कभी इस बात पर घमंड नहीं किया। उसी गांव में रामू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी मीरा व अपनी बेटी सपना के साथ रहते थे।
वह बहुत गरीब था। जैसे तैसे खेतों में दिन रात मेहनत करके उनका घर चलता था। जी, ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? एक तो रात भर बुखार की वजह से सोए नहीं हो। एक बार आईने में जाकर अपने आप को देखो, बुखार की वजह से कैसे मुंह पूरा भीगा हुआ हो गया है। अरे धीरे बोलो, अगर सपना ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वो मुझे इस हालत में खेतों पर काम करने नहीं जाने देगी। अभी सपना घर पर नहीं है, वह 3-4 दिन के लिए मेरी बड़ी बहन के घर रहने गई है। और आप अभी घर में वापस आ रहे हैं, या मैं अभी मीरा को दीदी के घर से बुलाऊं? अरे मीरा, तुम समझते क्यों नहीं हो? वैसे ही बुखार की वजह से मैं पिछले 1 महीने से घर में पड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, यह तो आप सही कह रहे हो। और अब तो बस सपना की शादी को भी 1 महीना ही बचा है। हाँ मीरा, यही तो सारी दिक्कत है। जो पैसे हमने सपना की शादी के लिए जमा किए थे, वह सारे पैसे मेरी बीमारी में ही खत्म हो गए। अब तो ये भी नहीं पता कि अब हम सपना की शादी कैसे करेंगे। कहीं से अब तो पैसे आने के आसार भी नहीं है। अरे जी, भगवान ने जब हम गरीब को लड़की दी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। आप इतनी चिंता मत कीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। यही जिंदगी है मीरा, यही जिंदगी है। तुम कभी एक बाप की जिम्मेदारी को नहीं समझ पाओगी। जिस बाप की जवान बेटी घर में हो और उसकी शादी का पैसा जुटाना हो, वह भला कैसे आराम कर सकता है? लेकिन ए जी, डॉक्टर ने आपको ज्यादा चलने फिरने से मना किया हुआ है। अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो। अरे तुम मेरी चिंता मत करो। मैं जब तक अपनी बेटी की शादी नहीं कर देता, तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। दिन इतना कहकर रामू खेत की ओर निकल जाता है। रामू अपने खेत की खुदाई कर रहा था, तभी वहां संदीप जी पहुंच जाते हैं। अरे भाई रामू, मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। अरे अरे संदीप जी, आप यहाँ? अरे मुझे बुलवा लिया होता। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? अरे वो तो मैं बस यहाँ से जा रहा था, तुम्हें देखा तो सोचा कि तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछता चलूं। जी संदीप जी, अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है। वो मैं क्या कह रहा था? रामू, हमारे बेटे की शादी 8 लाख रुपयों में तय हुई थी और अब तो बस 1 महीना ही बचा है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे बस 2 लाख रुपए ही दिए हैं। वो संदीप जी, 1 लाख रुपयों के आसपास मैंने पैसे जोड़ रखे थे और फिर मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह सारे पैसे मेरी बीमारी में लग गए। आप बस मुझे 1 साल का समय दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देख भाई रामू, मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, हाँ, और उसके लिए मुझे और भी रिश्ते मिल जाएंगे। 1 साल तक मैं अपने बेटे की शादी नहीं रोक सकता। अगर शादी तक तूने मुझे सारे पैसे नहीं दिए तो समझ ले कि यह शादी कैंसिल। अरे संदीप साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अबे कौन संदीप? कैसा संदीप? अरे संदीप जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। अगर मेरी बेटी की शादी टूट गई तो पूरे गांव में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए। हमारे बच्चों की शादी जितने रुपयों में तय हुई है, मैं शादी तक वो सारे पैसे आपको दे दूंगा। ठीक है भाई रामू, देख ले, अगर तूने पूरे 8 लाख की शादी नहीं की तो मैं बारात वापस भी ले जा सकता हूँ। संदीप की ऐसी बातें सुनकर रामू वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी बेटी की शादी के लिए कहां से रुपयों का जुगाड़ करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी की शादी की चिंता की वजह से रामू बहुत परेशान हो जाता है। अरे जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब कहीं तो क्या मैं डॉक्टर साहब को बुलवा दूं? अरे भाग्यवान, मैं तो ठीक हूँ। शायद जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसे सुनकर तुम भी मेरी ही तरह परेशान हो जाओ। अजी, क्या बात है? जल्दी बताइए, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सब ठीक तो है ना भाग्यवान? आज जब मैं खेती कर रहा था तो मेरे पास संदीप जी आए थे। तो ऐसा क्या कह दिया संदीप जी ने जो आप इतना परेशान हो रहे हो?
फिर रामू ने खेतों वाली सारी बात मीरा को बताई। अजी, आप क्या कह रहे हैं? संदीप जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है? क्या अगर हमने उनको वचन के हिसाब से शादी तक 1 लाख रुपए नहीं दिए तो वो बारात वापस ले जाएंगे? हाँ भाग्यवान, इसी वजह से ही मैं बहुत परेशान हूँ कि अगर हमने तय की हुई रकम उनको नहीं दी तो वह यह शादी तोड़ देंगे। ए जी, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी बेटी की शादी टूटने मत दीजिएगा, नहीं तो गांव में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। भाग्यवान, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। अब हमारी बेटी की शादी के लिए हमें अपना खेत बेच देना होगा, तभी हम अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे। जी ये आप क्या कह रहे हैं? अगर हमने अपना वो खेत बेच दिया तो हमारे आगे की जिंदगी का गुजर बसर कैसे होगा? देखो भाग्यवान, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन अब मैं भी क्या करूँ? ये एकलौती बेटी है और अगर उसकी भी शादी टूट गई तो हम किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ठीक है जी, आप कल ही जाकर चवन्नी लाल के पास अपने खेत को बेच आइएगा। ठीक है भाग्यवान, मैं कल ही जाकर चवन्नी लाल के पास अपना खेत बेच आऊंगा। ठीक है जी, चलिए अब बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मीरा, मैं चवन्नी लाल के यहाँ जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है जी, आप आराम से जाइएगा। रामू अपने खेत को बेचने के लिए खेत के कागज लेकर चवन्नी लाल के घर चला जाता है। चवन्नी लाल जी, चवन्नी लाल जी, क्या आप घर में हैं? अरे रामू, क्या हुआ? आज तुम यहाँ क्यों आए हो? सेठ जी, यह लीजिए, ये मेरे खेत के कागजात हैं। आप कृपा करके मुझसे मेरा खेत खरीद लीजिए। अरे रामू, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने खेत क्यों बेचना चाह रहे हो? तुम तो अपने उस खेत को कभी भी बेचना नहीं चाहते थे, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपना खेत बेचना पड़ रहा है? सेठ जी, 1 महीने के बाद मेरी बेटी की शादी है और उसकी शादी के लिए मुझे रुपयों की जरूरत है। बस इसीलिए ही मैं अपना वह खेत बेचना चाहता हूँ। लेकिन रामू, अगर तुमने अपना वह खेत बेच दिया तो तुम और तुम्हारी बीवी आखिर अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगे? चवन्नी लाल जी, अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी मुझे पहले अपनी बेटी की शादी करनी है। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। रामू जमीन के कागज चवन्नी लाल को दे देता है। फिर चवन्नी लाल अपने कमरे में से रुपए लेकर आता है। चवन्नी लाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। अरे रामू, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने अपनी यह उपजाऊ जमीन मुझे दी, मैं तो तुमसे कब से तुम्हारी यह जमीन मांग रहा था, लेकिन तुमने हर बार मुझे अपनी वह जमीन देने से इनकार कर। चवन्नी लाल पैसे लेकर आता है और रामू को दे देता है। ऐसा कहकर रामू चवन्नी लाल से रुपए लेकर अपने घर आ जाता। ए जी, आप आ गए, बताइए चवन्नी लाल ने आखिर हमारे खेतों के कितने रुपए दिए हैं? भाग्यवान, चवन्नी लाल ने तो हमारे खेत की कीमत सही दी है, लेकिन यह सब करके भी अभी हमारे पास 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। अच्छा रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अरे अब तुम कहाँ जा रही हो? अजी, आप रुकिए तो सही, आपकी परेशानी का हल है मेरे पास। फिर मीरा अंदर जाती है और एक पोटली लेकर आती। अरे इसमें क्या है? ये लीजिए, इसमें आपकी परेशानी का हल है, आप एक बार इसे खोलकर तो देखिए। मीरा रामू को पोटली दे देती है। अरे मीरा, ये तो तुम्हारे जेवर हैं, जो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। जी, ये वही जेवर हैं जो मेरी माँ ने मुझे मेरी शादी पर दिए थे, जिन्हें मैंने आज तक खुद से कभी दूर नहीं होने दिया। ए जी, आप ये जेवर रामलाल सुनार के यहाँ ले जाकर इन्हें बेच दीजिए और हमारी मीरा के लिए नए जेवर बनवा दीजिए। फिर रामू मीरा के दिए हुए जेवर लेकर रामलाल के पास चला जाता।
अरे भाई रामू, तुम आज मेरी दुकान पर क्या करने आए हो? अरे भाई रामलाल, 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, तो बस उसके लिए तुम्हारे यहाँ से जेवर बनवाने आया हूँ। लेकिन तुम्हें पता भी है कि सोने का भाव आसमान छू रहा है भाई। हाँ भाई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ये तो बस हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वे उसे उतना दे सकें जिससे उसके ससुराल वाले उसे दुखी न माने। अच्छा, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या बनवाना है? और तुम्हारे पास रुपए तो है ना? क्योंकि मैंने उधार देना बंद कर दिया है। अरे नहीं, मैं तुमसे उधार सामान लेने नहीं आया हूँ। ये देखो, मेरे पास रुपए तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये मेरी बीवी के कुछ जेवर हैं। क्या तुम इनको लेकर मुझे कोई अच्छा सा सोने का हार दे सकते हो? चल ठीक है, मैं यह जेवर लेकर तेरी बेटी के लिए एक सोने का हार बनाकर दे दूंगा। रामलाल को जेवर देकर रामू वहां से चला जाता है। ये जेवर बहुत पुराने हैं और ये तो शुद्ध सोने से बने जेवर हैं, लेकिन इसमें मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। अरे हाँ, भाग्यवान है ना, घर जाकर उससे पूछता हूं, वो मुझे ज्यादा मुनाफा हो, उसका कुछ ना कुछ उपाय जरूर देगी। अरे भाग्यवान, मैं यह सोच रहा हूं कि आखिर इन जेवरों से मैं ज्यादा मुनाफा कैसे करूं। अरे इसमें सोचना क्या है, आप वैसा ही कीजिए जैसा आप हर किसी के साथ करते हैं। अरे भाग्यवान, वह तो मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन अगर इन जेवरों से मैंने रामू को सोने का हार बना कर दिया तो उससे मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे आप एक काम कीजिए, आप रामू को चांदी का हार बनाकर उसके ऊपर सोने का पानी फेर दीजिए। इसका मतलब सारा सोना हमारा? हाँ तो ठीक है, अब तुम भी मेरी बात सुनो। जो ये सेवर है, इनसे मेरे लिए सोने के 2 कड़े बनाकर दे देना, वो भी जो आपने अभी हार बनाया था उसकी मैचिंग के। अरे तुम तो एकदम सही कह रही हो, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि आप में इतना दिमाग नहीं है मेरे भोले पति। फिर अगले दिन रामू रामलाल की दुकान पर जाता है। अरे भाई रामलाल, मेरा काम हो गया क्या? हाँ, बन गया। तेरी बेटी का सोने का हार ले। रामलाल रामू को सोने के हार की बजाय चांदी का हार दे देता है और इस बात से अनजान रामू वह हार लेकर वहां से चला जाता है। अरे वाह, आज तो मेरा बहुत फायदा हो गया। मैंने इसको कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। रामू उस चांदी के हार को सोने का समझकर अपनी बेटी की शादी कर देता है। संदीप जी, वादे के मुताबिक मैंने अपनी बेटी की शादी पूरी 8 लाख की है। बस आपसे यही विनती है कि आप मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। अरे भाई रामू, तुम अब क्यों चिंता करते हो? अब हम तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। देखना, कुछ दिन बाद ही तुम्हारी बेटी तुम लोगों को भूल जाएगी। फिर रामू ने अपनी बेटी सपना को अच्छे से विदा कर दिया। कुछ दिन तो सपना को उसके ससुराल वालों ने अच्छे से रखा, लेकिन दिक्कत तब आई जब उसकी सास लक्ष्मी ने सपना के हार को देखा। आय हाय, कैसा हार है, ये तो पूरा काला हो गया। ये देखिए जी, इसके बाप ने तो हमें ठग लिया। अच्छा, तभी तो सोचूं कि इसके बाप के पास इतने सारे पैसे एकदम से कैसे आ गए। इसके बाप ने हमें छू ना लगाया। नहीं ससुर जी, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी ने यह हार रामलाल काका के यहाँ से बनवाया है। मेरे पापा आपके साथ धोखा नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने तो अपना खेत और माँ ने अपने जेवर बेचकर ये शादी की है। अरे पिताजी, मुझे नहीं लगता कि रामू ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो तो इतने सीधे, वो आपके साथ धोखा नहीं कर सकते। चुप कर, जब से तेरी शादी हुई है तब से देख रहा हूँ तू बड़ी इसकी और इसके घर वालों की हिमायत करता है। पिताजी, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे तो जो सही लगा मैंने वही कहा। देख रही हो इसे कैसे मुझसे जबान लड़ा रहा है। इस धोखेबाज की बेटी के साथ रहकर तमीज़ भूल गया क्या कि अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं। पापा, आप ये क्या कर रहे? जाओ यहाँ से, या बताऊँ मैं तुझे अभी। अजी, आप विकास को छोड़िए और बताइए अब इसका क्या करना है। इस धोखेबाज की बेटी को मैं अपने घर में नहीं रख सकती। करना क्या है, निकाल दे इसे इस घर से। जब अपने बाप के पास वापस जाएगी
तभी इसके बाप को अपने धोखे का एहसास होगा। लेकिन सासू माँ, मैं अपने माँ पापा के पास वापस नहीं जा सकती। उन्होंने मेरी शादी के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। मैं अब दोबारा उनके पास जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। हाँ तो मत जाना अपने पापा के घर पर तू यहाँ भी नहीं रह सकती। लेकिन सासू माँ, मैं कहाँ जाऊंगी फिर? अरे तू कहीं भी जा, हमें अब तुझसे कोई मतलब नहीं। अपने सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर सपना रोते हुए वहां से चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अगर माँ पापा के पास गई तो वो परेशान हो जाएंगे। वैसे भी उन दोनों ने मुझे खुश करने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। मैं अब उनके पास वापस नहीं जाऊंगी। सपना यह सब बोलते हुए जंगल की तरफ चली जाती है और एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? पापा की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनकी तबीयत और खराब हो जाए। हे भगवान, मैंने इस दुनिया में जन्म ही क्यों लिया? सपना रोते हुए यह सब बोल रही थी कि तभी उस पेड़ के ऊपर एक साधु बैठा था और वह यह सब सुन लेता है। अरे, ये लड़की कौन है और ये इतनी तेज तेज क्यों रो रही है? साधु सपना को ऐसे रोता देख रहा था, साधु से रहा नहीं गया और वह सपना के सामने आ जाता है। बेटी, तुम कौन हो और ऐसे रो क्यों रही हो? बेटा, मैं एक साधु हूं और मैं इसी पेड़ के ऊपर रहता हूं। तुम कौन हो और आखिर तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मेरा नाम सपना है। मैं रोते रोते इस जंगल में आ गई, थक गई थी तो पेड़ के नीचे बैठ गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी यहां से चली जाती हूँ। लेकिन आप मुझे मारिए मत, मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन तुम मुझे एक बात तो बताओ कि आखिर तुम रो क्यों रही हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? फिर सपना साधु को अपनी ससुराल की सारी बात बताती है। अच्छा, तो यह सब उस रामलाल सुनार की वजह से हुआ है। उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। तुम बस अब देखना मैं उसे मजा कैसे छकाऊंगा। इतना कहते ही साधु अपना भेष बदलकर एक बूढ़े बाबा का रूप ले लेता है। फिर साधु भेष बदलकर अपने हाथ में एक पोटली लेकर सपना के साथ रामलाल सुनार की दुकान में चला जाता है। अरे अरे, तुम दोनों कौन हो और ऐसे मेरी दुकान में घुस कैसे चले गए? अरे बेटा, मैं तो यहां पर अपनी पोती के लिए जेवर बनवाने आया हूं। इसकी अभी अभी शादी हुई है। इसी की दादी ने इसके लिए 100 सोने की मोहर रखी थी, तो सोचा कि इसके लिए जेवर बनवाऊं। वैसे मैंने सुना है कि इस पूरे तो क्या आसपास के सभी गांवों के सुनारों के पास भी तुम्हारे जैसे जेवर नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं ये सोने की मोहर लेकर तुम्हारे पास आया हूं। अरे बूढ़े बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन सोने की मोहरों से इस बेटी के लिए बहुत अच्छे और बहुत सारे जेवर बना दूंगा, लेकिन आपको मुझे थोड़ा समय देना होगा। अरे बेटा, बस समय तो नहीं है, हमारे पास इसे अभी अपने ससुराल जाना है। कोई बात नहीं बाबा, हम किसी और सुनार से इन मोहरों के बदले सोने के जेवर खरीद लेते हैं। अरे तो बेटी, जेवर तो इसकी दुकान में भी हैं, हम इसी से ही ये मोहरे देकर जेवर खरीद लेते हैं। लेकिन बूढ़े बाबा, मेरी दुकान में अभी इतने जेवर नहीं कि मैं आपको इन मोहरों के बदले में यह सारे जेवर दे सकूं। तेरे पास अभी जितने भी जेवर हैं वह तू मुझे दे दे। अरे वाह, लगता है आज तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मुझे लगता है आज ही मैं इस पूरे गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बूढ़े बाबा, आप बस रुकिए, मैं अभी अपनी दुकान के सारे जेवर दे देता हूं। फिर रामलाल जल्दी से दुकान के सारे जेवर निकालने लगता है कि तभी उसकी बीवी पार्वती वहां आ जाती है। अरे जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप दुकान के सारे जेवर क्यों निकाल रहे हैं? अरे भाग्यवान, चुप रहो तुम और सुनो। तुमने जो यह सारे जेवर पहने हुए हैं वह मुझे अभी निकाल कर दो। लेकिन ए जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपनी जेवर नहीं दूंगी। अरे भाग्यवान, मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करो।
देखो, अगर तुम मुझे भी अपने सारे जेवर दे दोगी तो मैं तुम्हें इनसे भी अच्छे और भारी सोने के जेवर बनाकर दूंगा। यह लीजिए बूढ़े बाबा, मैंने आपको अपनी दुकान के सारे जेवर दे दिए। यह लीजिए और यह सारी सोने की मोहर मेरे पास ही छोड़ जाइए। अच्छा ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। चलो, मेरी बेटी, तुम्हें तुम्हारे ससुराल भी तो छोड़कर आना है। वैसे अरे इतनी खुशी भाग्यवान मुझे आज तक नहीं हुई। मेरा तो मन कर रहा है कि नाचने लगूं। अरे भाग्यवान, अब हम कभी गरीब नहीं होंगे। हाँ भाग्यवान, यह सभी मोहरे राजघराने की मोहरे हैं। क्या सच में राजघराने की मोहरें हैं? जरा मुझे भी दिखाओ। ये लो, देखो। पार्वती जैसे ही वह पोटली खोलकर देखती है, उसमें सोने की मोहरों की जगह पत्थर होते हैं। अरे जी, ये सोने की मोहरें नहीं, ये तो पत्थर है। क्या पत्थर? ये क्या कह रही हो तुम? अरे अरे, यह क्या हो गया? मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। वैसे भी वे दोनों ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। रामलाल जल्दी से भागकर उन दोनों के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। ए बूढ़े, तूने मुझसे असली के सोने के जेवर ले लिए और मुझे तूने पत्थर दिए। तुम दोनों अपने आप को बहुत चालाक समझते हो। चोर कहीं के मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ए बूढ़े, जल्दी से मेरे सारे जेवर वापस कर। रामलाल की यह बात सुनकर बूढ़ा अपने असली रूप में आ जाता है और गुस्से में रामलाल को रस्सी से बांध देता है। जैसा तुमने किया, मैंने भी तुम्हारे साथ वैसा ही किया। जब तुम असली जेवर लेकर नकली बनाकर दे सकते हो, तो क्या मैं तुम्हें नकली पत्थर की मोहर देकर असली जेवर नहीं ले सकता? मैं कोई बूढ़ा बाबा नहीं हूं और न ही कोई चोर। मैं तो एक साधु हूं जो तुम्हें तुम्हारी की हुई हरकत की सजा देने आया हूं। मुझे माफ कर दो बाबा जी, मुझे माफ कर दो। माफी मांगनी है तो सपना से मांग। अगर वह तुझे माफ कर देगी तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। मैं आज के बाद किसी के साथ भी धोखा नहीं करूंगा और आप यह सारे जेवर भी रख लीजिए। आप बस मुझे माफ कर दीजिए। सपना बेटी, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से आज तेरी यह हालत हुई है। मुझे माफ कर दे। मैं अभी तेरे ससुराल जाकर सब सच सच बता दूंगा। मुझे माफ कर दे बेटी। मैं तेरे ससुराल में जाकर तेरा सम्मान तुझे वापस दिलवा दूंगा। उसने सपना के ससुराल जाकर सब सच सच बता दिया। सपना बेटी, हमें माफ कर देना। जाने लालच की वजह से हमने तुझे और तेरे माँ बाप को कितना उल्टा सीधा बोल दिया। हाँ बेटी, हमें माफ कर दे। सपना अपने सास ससुर को माफ कर देती है और वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं।